कोरोना के इस वक्त में हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था बड़े ही मुश्किल हालातों से, मुश्किल दौर से गुजर रही है। हालांकि कोरोना से पहले ही अर्थव्यवस्था में गिरावट के आसार नजर आ रहे थे, लेकिन कोरोना ने इसे और गहरा कर दिया। फिस्कल ईयर 2020-21 के फर्स्ट क्वार्टर यानी अप्रैल से लेकर जून तक के जीडीपी में लगभग 23.9% की गिरावट दर्ज की गई। हमारे प्यारे भारत के जो 18 बड़े राज्य हैं, उनमें कुल 285% डेफिसिट पाया गया। तो ये रेवेन्यू डेफिसिट है क्या? अगर रेवेन्यू रिसीव्ड यानी कमाई 100 रुपए है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी खर्चा 385 है, तो रेवेन्यू डिफिसिट 285 रुपए आएगा। मतलब हमारा खर्च कमाई के मुकाबले 285 रुपए ज्यादा है और ये बहुत ही बड़ी संजीदा बात है। इस साल एग्रीकल्चर में 3% तक का इजाफा हुआ, लेकिन ये तो हर साल देखने को मिलता है। इसके अलावा बाकी सब सेक्टर्स में गिरावट देखने को मिली। फाइनेंशियल सर्विसेज, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब तो इंसान के जीने की जरूरतें हैं और इसी की वजह से लॉकडाउन के बावजूद उनका काम चल रहा था और इसीलिए उनमें काफी कम मात्रा में गिरावट दर्ज की गई। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, होटल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, इन जैसे सेक्टर्स में लगभग 50% तक की गिरावट देखने को मिली। अगर हम एक्सपेंडिचर यानी कुल खर्च को समझे तो इस लॉकडाउन में हेल्थ सेक्टर और लोगों को राहत देने वाली योजनाएं, इस पर सरकार द्वारा किए जाने वाले खर्च में काफी इजाफा हुआ। तो दूसरी ओर प्राइवेट कंजम्पशन यानी लोगों द्वारा किया जाने वाला सर्विसेज का इस्तेमाल, इसमें 54%, तो इन्वेस्टमेंट यानी कुल निवेश में 50% तक की गिरावट दर्ज की गई। लॉकडाउन में स्टेट बॉर्डर्स भी बंद किए गए थे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बंद हुआ था। लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी वीकेंड्स पे लॉकडाउन, कई जगह तो स्थानिक अथॉरिटी द्वारा बीच बीच में कुछ हफ्तों का लॉकडाउन लगाया गया था। इन सब के वजह से अर्थव्यवस्था का प्रभावित होना लाजमी था। हालांकि लॉकडाउन करना ये एक अहम जरूरी फैसला था, वरना कोरोना और तेजी से फैलता। लेकिन इसकी वजह से कुछ बिजनेस पूरी तरह से बर्बाद हो गए, कुछ बिजनेस बर्बाद होने के कगार पे हैं, तो कुछ बिजनेस ठीक ठाक चल रहे हैं। कोरोना के चलते बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अपने बिजनेस, नौकरी को खोया। इसके चलते बेरोजगारी की समस्या और बढ़ने लगी। इस तरह लोगों की आमदनी प्रभावित होने की वजह से लोगों के खर्च करने की क्षमता में भी कमी आ गई। इसकी वजह से सरकार को मिलने वाले टैक्स में भी काफी गिरावट देखने को मिली। लोगों की हालत को देखते हुए उनके लोन ईएमआई का भार उन पे ना पड़े, इसलिए आरबीआई ने 6 महीनों के लिए मोरेटोरियम घोषित कर दिया। इस फैसले ने अर्थव्यवस्था के गिरावट में एक अहम भूमिका अदा की और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो 23.9% की गिरावट है, उसमें इनफॉर्मल सेक्टर को जोड़ा ही नहीं है। हमारे जीडीपी में 40% तक इनफॉर्मल सेक्टर का योगदान है और सबसे दुख की बात तो ये है कि हमारे पास इसका कोई डेटा ही नहीं है। लॉकडाउन धीरे धीरे शिथिल किया जा रहा है, लोगों के बिजनेस शुरू हो रहे हैं। इनसे अर्थव्यवस्था संभलने में योगदान जरूर मिलेगा। इस ग्रोथ अनुमान को हम सरकार द्वारा किए जाने वाले रेवेन्यू कलेक्शन से माप सकते हैं। जितना ज्यादा कलेक्शन उतना ज्यादा प्रोडक्शन, और इसका मतलब अर्थव्यवस्था भी संभल रही है। आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2020 में 95,000 करोड़ से भी ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ। 3 अक्टूबर को 2 करोड़ तक के लोन के ऊपर का इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट हटाने का ऐलान किया गया, जिससे कि सरकार को 5,000 से 6,000 करोड़ तक का नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखें तो सितंबर में अगस्त के मुकाबले कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे मारुति सुजुकी ने 33%, ह्युंडई ने 4%, महिंद्रा और महिंद्रा ने 17% और बजाज ऑटो ने अब तक की सबसे ज्यादा सेल रजिस्टर की। सितंबर में कार सेल्स में ओवरऑल 11.6% की बढ़ोतरी देखी गई। दूसरी ओर क्रिसिल के ओर से हमारे जो कॉर्पोरेट हाउसेस है, उनका क्रेडिट प्रोफाइल 0.54 इतना रहा, जो कि न्यूनतम स्तर पर आ गया है। तो ये एक चिंताजनक बात है।
इससे ये समझ आता है कि आगे आने वाले समय में एनपीए जैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्रेडिट प्रोफाइल यानी कोई भी कंपनी जब लोन लेती है तो उस लोन को चुकाने की उसकी क्षमता और उसे क्रेडिट रेशियो के मापदंड से मापा जाता है। अगर यूपीआई ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करें तो सितंबर महीने में यूपीआई ट्रांजैक्शंस में बढ़ोतरी पाई गई। लगभग 3.29 लाख करोड़ के कुल 180 करोड़ ट्रांजैक्शंस किए गए। ये भी एक सबूत है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में बढ़ोतरी हो रही है। ये सबूत है इकोनॉमिक एक्टिविटी में बढ़ोतरी होने का। लेकिन अगर हम बैंकिंग सेक्टर के क्रेडिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो उसमें खासी बेहतरी नहीं देखने को मिली। लोग जितना ज्यादा लोन लेंगे उतना ही अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद साबित होगा। लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से लोग लोन लेने से कतरा रहे हैं। इसकी वजह से क्रिसिल रेटिंग्स द्वारा यह फोरकास्ट किया गया कि भारतीय बैंकिंग सेक्टर में फिस्कल ईयर 2020-21 में मात्र 1% तक की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। सितंबर महीने में पेट्रोल के खपत में 2% तक की बढ़ोतरी देखी गई। मतलब लोगों के ट्रैवल करने में इजाफा हो रहा है। लेकिन डीजल में 7.3% तक की गिरावट देखने को मिली। मतलब कमर्शियल ट्रांसपोर्ट अभी भी कोरोना के मार से उबर नहीं रहा है, क्योंकि डीजल ज्यादातर कमर्शियल ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल किया जाता है। और अगर मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की बात करें तो पिछले 8 सालों तक की सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। लेकिन अभी भी काम करते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य किया हुआ है। तो दूसरी ओर रियल एस्टेट सेक्टर में नए प्रोजेक्ट्स में काफी गिरावट देखने को मिली और माइग्रेंट लेबर्स की गैर मौजूदगी से मैन पावर की कमी, इन सब के चलते इस नुकसान से बाहर आने में काफी समय लग सकता है। ये कुछ नामी एजेंसीज द्वारा फोरकास्ट किए हुए रिपोर्ट है जिनसे कि एक अंदाजा आ सकता है। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार कंसोलिडेटेड फिस्कल डिफिसिट यानी ओवरऑल डिफिसिट 13% तक जा सकता है। वर्ल्ड बैंक फोरकास्ट के हिसाब से मार्च 2021 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में 9.6 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन फिस्कल ईयर 2021-22 में 5.4% और 2022-23 में 5.2% की वृद्धि देखी जा सकती है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से भारत का पॉवर्टी रेट फिर से एक बार 2016 के पॉवर्टी रेट जितना हो सकता है। इसका मतलब इन 4 सालों में पॉवर्टी रेट में जो गिरावट आई थी वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। यानी कि काफी ज्यादा मात्रा में लोग फिर से एक बार पॉवर्टी लाइन के नीचे जा सकते हैं। वर्ल्ड बैंक की तरह फिच रेटिंग द्वारा -10.8%, इंडिया रेटिंग्स द्वारा -11.8%, गोल्डमैन सैक्स द्वारा -14.8% और मूडीज द्वारा -11.5% का जीडीपी फोरकास्ट किया गया है। आरबीआई और सरकार द्वारा कई योजनाएं बनाई जा रही है। लेकिन अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को इस मुश्किल समय से बाहर निकलना है तो इन योजनाओं द्वारा लोगों को बस पैसे देना काफी नहीं होगा। आखिर कब तक खर्च करते रहेंगे। लेकिन भारतीय फाइनेंशियल पेनिट्रेशन कमजोर होने की वजह से जो लोग फाइनेंशियली मजबूत नहीं हैं उन्हें पैसे की मदद करना बेहद जरूरी है। लेकिन ये भी एक वक्त के बाद खत्म हो जाएंगे। इसीलिए इन योजनाओं के द्वारा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने होंगे ताकि लोग इस मुश्किल समय से बाहर निकल सके। और अगर भारतीय सरकार ने सही नीतियों का चयन किया तो उम्मीद है भारतीय अर्थव्यवस्था इस मुश्किल समय से बाहर निकल पाएगी।